दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 1 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। अभी तक दोस्तों लेखपाल परीक्षा के लिए टोटल 4 पार्ट स्टडी 91 की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। आप अपने नियर बाई जो भी बुक स्टॉल है वहां जाकर आप इन किताबों को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से भी किताबें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का शिपिंग चार्ज नहीं देना है, ठीक है, कोई अदर चार्ज नहीं है। जो बुक की कीमत है दोस्तों सिर्फ उतना ही पे करना है और ये किताबें आपको आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी, ठीक है। तो एक बार जुड़िए स्टडी 91 के साथ और देखिए कि हमारी टीम ने क्या तैयार किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बेस्ट ऑनलाइन कोर्स की बात करेंगे दोस्तों तो स्टडी 91 जो कहता है वो करता है। जी हां, एक बार आप हमारे बैच को ज्वाइन करके देखिए और अगर आपने किसी दूसरे चैनल के बैच को ज्वाइन किया होगा तो अंतर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर आपको नितिन सर का ट्रायल लेना है ना तो एक बार हिंदी इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करिए दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तर से और देखते हैं कि क्या क्या डेली करंट अफेयर की क्लास के लिए जरूरी है जो आप सभी के सामने दिया गया है, ठीक है। पहला सवाल है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहां बनाया जा रहा है। क्या है दोस्तों? ई वेस्ट इको पार्क। जी हां दोस्तों, ये कहां बन रहा है तो याद रखिएगा हर साल दिल्ली में लाखों टन जो है कचरा निकलता है। हर साल लाखों टन ई कचरा। ई कचरा मतलब क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक कचरा। जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप है या आपका ये माउस है दोस्तों, ये माउस आपका खराब हो गया तो आप इसको वेस्ट में फेंक देते हैं। कोई कीबोर्ड है, कोई भी प्लास्टिक का सामान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, उसे लोग कचरे में फेंक देते हैं। ऐसे लाखों टन ई कचरा निकलता है दोस्तों। इसीलिए दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, ये दिल्ली में बन रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केरल की बात करेंगे तो हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां बनाई जा रही है? भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। जी हां दोस्तों, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई गई है केरल में, आप सभी जानते होंगे। दिल्ली में दोस्तों भारत की पहली टीचर यूनिवर्सिटी बनाई गई। क्या बनाई गई दोस्तों? पहली टीचर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, यह भी याद रखेगा। कर्नाटक की बात करें तो अभी हाल ही में यहां पर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बनाई गई। क्या बनाई गई दोस्तों? स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जी हां दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दोस्तों बनाई गई, आप याद रखेगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश तो दोस्तों यहां पे नहीं है। हां, हिमाचल प्रदेश में क्या सवाल है? हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश को धूम्रपान मुक्त एवं एलपीजी सक्षम राज्य घोषित किया गया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे सभी चर्चा में चल रहे थे। जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली से लाखों टन ई कचरे निकलते थे और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है दोस्तों ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस पार्क को कितने बड़े क्षेत्र में बनाया जा रहा है? तो लगभग 20 एकड़ की जमीन पर दोस्तों ये पार्क बढ़ाया जा रहा है और हर साल लगभग 2 लाख टन ई कचरा ये दिल्ली से निकलता है। अब ये वेस्टेज को यहां पर रखा जाएगा और उसको जो है रिसाइकल वगैरह भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ध्यान से दोस्तों, यहां पर दोस्तों मैं आपको बताता हूं भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार कोई भी घटना करंट अफेयर में जब पहली बार घटती है तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सुनिए क्या है पहला सवाल कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां बन रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार दिल्ली में दोस्तों, पूरे भारत के अंदर दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उनको हटाने के लिए दिल्ली में हर साल 2 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता दोस्तों, जिसके लिए इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। 50 एकड़ के क्षेत्र में दोस्तों यह पार्क बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है। कह रहा भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी कहां खोल रहा है? जितने भी आईआईटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भारत के अंदर सुना होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के बाहर आईआईटी खोला जा रहा है और वो खुल रहा है संयुक्त अरब अमीरात देश में, जिसे आप यूएई के नाम से जानते हैं। याद रखेगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। करा नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखें ब्रह्मपुत्र नदी में पहली बार इस नौकायान को शुरू किया गया है असम राज्य सरकार की तरफ से। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हिमंता बिश्व शर्मा और असम की राजधानी दिसपुर है, यह भी आप याद रखेगा। करा
भारतीय रेलवे ने देश का पहला केबल ब्रिज कहां बनाया? आपने सुना होगा भारतीय रेलवे बहुत सारे ब्रिज बनाता है, आर्क ब्रिज हो गया, रेल ब्रिज हो गया और लोहे का हो गया, लेकिन आपने कभी केबल ब्रिज नहीं सुना होगा। पहली बार दोस्तों रेलवे के द्वारा केबल ब्रिज बनाया जा रहा है और यह बन रहा है जम्मू कश्मीर में। यह भी याद रखेगा, एक झूलता हुआ ब्रिज रहेगा रेलवे का। कह रहा भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला, एक ऐसी प्रयोगशाला जो चलती फिरती प्रयोगशाला है, यह बनाई जा रही है आपके महाराष्ट्र में। यह भी आप ध्यान दीजिएगा किस लिए बनाई जा रही है दोस्तों? तो जैव सुरक्षा स्तर का मतलब क्या होता है? देखिए जीव जंतुओं से बहुत सारे रोग मनुष्यों में फैलते हुए आ रहे हैं। आप एग्जांपल में कोविड ले सकते हैं, याद रखेगा ये उसी की टेस्टिंग की जाएगी कि कैसे जीव जंतुओं से रोग मनुष्यों में आते हैं। उसी लिए दोस्तों एक मोबाइल प्रयोगशाला बनाई जा रही जो कि तरह की रैपिड प्रयोगशाला है। ठीक है, नितिन गडकरी द्वारा किस नदी पर रेल सह सड़क पुल का निर्माण किया गया? एक ऐसा पुल जिस पे रेलवे भी चलेगी, जिस पे ट्रांसपोर्टेशन भी चलेगा, एक ऐसा पुल जिसमें मतलब डुअल मोड पे काम करेगा दोस्तों पुल। तो ये कहां बनाया जा रहा है? गंगा नदी पर बनाया गया। नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया बिहार राज्य में। ठीक है, बेगूसराय का नाम सुना होगा दोस्तों, ये उसी के पास में यह पुल बनाया गया। ठीक है, जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो वहां नितिन गडकरी के साथ साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी भी मौजूद थे। इसे भी आप याद रखेगा। कह रहा है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? जी हां दोस्तों, नागरिक क्षेत्र जो सिविलियन एरिया है दोस्तों, वहां भी ड्रोन उड़ाया जा सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के पर्पज से याद रखेगा यह अनुमति दिया है इजराइल सरकार ने। जी हां दोस्तों, इजराइल। हाल ही में दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था, आपने नाम सुना होगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, यह भी याद रखेगा, यहूदियों का देश है, ध्यान रखें। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला? याद रखिए, उस सेंट्रल जेल में बंद कैदी क्या करेंगे? उस एफएम रेडियो पर अपनी अपनी दास्तान सुनाएंगे। हो सकता है उनके अंदर थोड़ा पश्चाताप आए और आगे जिस तरह के कारनामे से जुड़े हों कारनामा न करें। यह घटना है इंदौर की। जी हां दोस्तों, इंदौर सेंट्रल जेल में पहली बार उसका अपना एफएम रेडियो चैनल लॉन्च किया गया, यह भी याद रखेगा। करा अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देश के अंदर एक और स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है, वो असम में बनाई जा रही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसके लिए $112 मिलियन का योगदान दिया है, वो भी याद रखेगा। वो यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? यह प्रदेश है जम्मू कश्मीर। यहां के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, और सिंगल विंडो सिस्टम मतलब क्या होता है? जितने भी सरकारी काम होते हैं दोस्तों वो एक ही खिड़की से आपके पूरे किए जाएंगे। ये तो बड़ा गजब का काम है और इसी चीज के आने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जम्मू कश्मीर ऊंची छलांग लगाता हुआ दिख रहा है, यह भी आप याद रखेगा। तो दोस्तों 1 मार्च के करंट अफेयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये थे दोस्तों। मतलब इसके पहले 1 मार्च के पहले तक जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, आप कम से कम इतनी बातों को याद रखिए जो कि भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार घटित हुए हैं। आगे देखिए दोस्तों, करा किस भारोत्तोलक ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता? जी हां दोस्तों, किस भारोत्तोलक ने दोस्तों ये गोल्ड मेडल जीता है? आपको ही बताना है। पहली बात देखिए, इसका नाम क्या है? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल्स। ठीक है, इसमें किसने जीता दोस्तों? पहला नाम है मीराबाई चानू का, दूसरा नाम है कर्णम मल्लेश्वरी का, तीसरा नाम है लवलीन बोरगोहेन का और चौथा नाम है पूजा रानी का। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। जी हां दोस्तों, मीराबाई चानू याद रखेगा, ये भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन में काम करती हैं। और एमसी मैरी काम का नाम आता है दोस्तों, बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, आप जानते होंगे। ठीक है, लवलीन बोरगोहेन दोस्तों ये अलग हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी नहीं होगा। यहां याद रखें मीराबाई चानू। आपको पता होगा दोस्तों, मीराबाई चानू इस बार टोक्यो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीती थी। क्या याद रखेगा? जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था दोस्तों, उसमें मीराबाई चानू ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। तो इसे भी याद रखेगा। एक बार फिर से मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, भूलिएगा मत प्लीज। वैसे जीतने की बात करें तो लवलीन बोरगोहेन ने भी दोस्तों जीता था, बट यहां आपका उत्तर मीराबाई चानू है, इसको याद रखेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा सवाल है। ये आपके लिए यहां पर दोस्तों और भी काफी डिटेल्स दिए गए हैं कि भाई कितना किलोग्राम उठाए, किस वर्ग में उठाए, ये सारी बातें हैं। आगे देखिए, खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल। स्पोर्ट्स का
क्या क्या क्वेश्चन हाल फिलहाल में पिछले 10-15 दिनों में हम लोगों ने पढ़ा, जरा एक बार इस पर अपनी नजर डालते हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल कि किस भारोत्तोलन ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल्स, वेट लिफ्टिंग माने होता है वेट को उठाना, ठीक है, वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता? तो यह मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। याद रखेगा, मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने इस बार टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीता था, यह बात भी आप याद रखेगा। ठीक है, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों ये कहां पर आयोजित की जा रही है? केवल आपको बताना है कि इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन हो रहा है नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में किया जा रहा है। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड के सीएम का नाम नेफ्यू रियो है, यह भी आप याद रखें। ठीक है, करा हाल ही में मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय खिलाड़ी ने हराया और हराने के बाद सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए? तो याद रखेगा, इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। मैग्नस कार्लसन जो कि दुनिया के सबसे महान प्लेयर में गिने जाते हैं, नॉर्वे देश के रहने वाले दोस्तों, इनको सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी ने हरा दिया। याद रखेगा, भूलिएगा मत। ठीक है, 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला सबसे ज्यादा मेडल दोस्तों किसने जीता? सबसे ज्यादा मेडल जीता नॉर्वे ने, दूसरे नंबर पर जर्मनी है और तीसरे नंबर पर चीन है। तो जरा नोट करिएगा, पहला नॉर्वे का स्थान है, दूसरा जर्मनी का स्थान है। 27 मेडल के साथ नॉर्वे ने 37 मेडल जीता और तीसरा स्थान दोस्तों चीन देश का है। तो यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियन कौन बने? एटीपी 500 चैंपियन कौन बने हैं? इनका नाम है कार्लोस अल्काराजू। क्या नाम है? कार्लोस अल्काराजू, यह भी आप याद रखेगा। 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष टीम का खिताब हरियाणा ने जीता है और महिला टीम का खिताब केरल ने जीता है। दोनों याद रखेगा। ठीक है, दोनों आपके लिए अच्छे सवाल हैं। प्रथम श्रेणी के पहली मैच में तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने दोस्तों? तिहरा शतक, 341 रन इन्होंने तोड़ा अकेले। ठीक है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये बनाया है, इनका नाम है शाकिब उल गनी। क्या नाम है? शाकिब उल गनी। ये कहां के प्लेयर हैं? विदेशी प्लेयर नहीं भाई, अपने भारत के अंदर बिहार के प्लेयर हैं दोस्तों, जिन्होंने मतलब खतरनाक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियनशिप दोस्तों जीत लिया है? ये किस क्लब ने जीता? उस क्लब का नाम है चेल्सी क्लब। क्या नाम है? चेल्सी। क्या याद रखेंगे? चेल्सी क्लब नाम है दोस्तों। चेल्सी क्लब फुटबॉल का है, फेमस क्लब है, उसी ने इस बार फीफा क्लब का चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, किस खिलाड़ी ने ESPN क्रिक इन्फो का टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता दोस्तों? तो यह जीता है ऋषभ पंत ने। किसने जीता है? ऋषभ पंत ने, यह भी याद रखेगा। हाल ही में ऋषभ पंत को दोस्तों दिसंबर 2021 में हरियाणा का हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हिमाचल कर रहा हूं, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दो नाम मैंने बोल दिया। ठीक है, लेकिन अभी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर इसी फरवरी में अक्षय कुमार को बना दिया गया, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का ही ब्रांड एम्बेसडर था, दिमाग में डालिए, क्या है ना, इसी दिमाग में सब कुछ भरा है अभी के लिए। ठीक है, आईपीएल में अहमदाबाद की जो नई टीम शामिल हो रही है उसका नाम क्या है? तो अहमदाबाद वाली टीम का नाम है गुजरात टाइटंस, जबकि लखनऊ की जो नई टीम आ रही है उसका नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स, LSG। संजीव गोयन का ग्रुप की कंपनी दोस्तों, याद रखेगा, उसी की बनाई हुई दोस्तों LSG, वो भी याद रखेगा। गुजरात टाइटंस भी याद रखेगा, क्योंकि ये इस बार के आईपीएल में दो नई टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल थे। अरे याद करिए, डेली इस तरह के सवाल केवल स्टडी 91 पे आपको मिलते हैं, ताकि आपका बेहतरीन रिवीजन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। सही सुमेलित करना है। कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया भाई, नियुक्ति हुई है, आपको बताना है किसकी नियुक्ति किस पद पर किया गया। ठीक है, पहला सवाल, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन में अध्यक्ष पद पर किसे रखा गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन में किसे चुना गया है? ठीक है, तो याद रखें, यहां चुना गया दोस्तों अभिषेक सिंह जी को। किसे चुना गया? अभिषेक सिंह जी को। हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान में चुना गया था चेतन घाटे साहब को। मैंने बताया भी था आपको भाई कि विकास और घाटा का संबंध आप याद रखेगा, तो चेतन घाटे ढूंढकर उत्तर कर लीजिए। अगला है IOC। ठीक है, IOC ओलंपिक एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया एम्मा टेहरे को। ठीक है, एम्मा टेहरे
को, याद रखेगा। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में चुना गया, याद रखेगा, संजय मल्होत्रा को। हाल ही में संजय मल्होत्रा को आपको ध्यान होगा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के में भी चुना गया था, वो भी याद रखे। और फिर इनको आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मंडल में रख दिया गया, ये भी याद रखेगा। और अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह में चुना गया के.एन. राघवन को। नंबर 1 रबड़ की मैंने बात किया था, यहां पे मैच कराइए क्या हो जाएगा। पहला सी है, दूसरा डी है, तीसरे का ए है, चौथे का ई है और पांचवें का बी है। तो याद रखेगा CDAEB, CDAEB यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये नियुक्ति से संबंधित सवाल थे। कूट वाले सवाल मैं इसलिए बनाता हूं ना कि पीछे के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़े हों ये आपका एक बार और रिवीजन हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो याद रखेगा यहां अभिषेक सिंह जी के बारे में बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, आपने सुना होगा सन्याल साहब का नाम, संजीव सन्याल जी का नाम सुना होगा दोस्तों। संजीव सन्याल को हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इसको प्लीज याद रखेगा, मत भूलिएगा। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, प्लीज आप जरूर याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। अगला दोस्तों, नियुक्ति से संबंधित सवाल। जी हां, हाल फिलहाल में किस व्यक्ति को किस पद पर अपॉइंट किया गया, जरा 1 मिनट का समय दीजिए और रिवीजन कीजिए फटाफट। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में अभिषेक सिंह जी को अपॉइंट किया गया, इसको याद रखेगा, एक सवाल। दूसरा सवाल, आर्थिक विकास संस्थान, मैंने बताया था विकास का संबंध घाटा से। ठीक है, तो आर्थिक विकास संस्थान में जो निदेशक चुना गया वो चुना गया किसे, चेतन घाटे जी को, चेतन घाटे जी को। ठीक है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, संजीव सन्याल जी को। ठीक है, संजीव सन्याल। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया, मैंने कहा था 1 नंबर का रबड़ है के.एन. राघवन, राघवन 1 से 1, 1 नंबर रबड़, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर, एडिडास कंपनी का नाम सुना होगा, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, मनिका बत्रा को। किसे, मनिका बत्रा को। गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को चुना गया। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक, जी हां दोस्तों, समुद्री सुरक्षा समन्वयक, यह भारत में पहली बार इस तरह का पद जनरेट किया गया और इस पद पर जी अशोक कुमार को चुना गया। जी अशोक कुमार को, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, पहली बार यह पद बना है। हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष, याद रखिएगा, विनीत जोशी जी को चुना गया, सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया देवाशीष मित्रा को, आईसीआई। जी हां, आईसीआई का अध्यक्ष कौन बने, देवाशीष मित्रा साहब। एसएससी में कौन बने, यश किशोर साहब। और फाइजर इंडिया के अध्यक्ष आर्य शाह के इस्तीफा देने के बाद प्रदीप शाह जी को चुना गया, यह भी याद रखिएगा। ये हाल फिलहाल की नियुक्तियां हैं, परीक्षा में नियुक्तियों से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। आपने 1 मिनट के अंदर इतनी नियुक्तियां पढ़ा, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिखा, भारत किस देश के साथ पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास कर रहा है। पूर्व धर्म गार्जियन 2022, यह अभ्यास भारत किस देश के साथ कर रहा है, जापान के साथ, ओमान के साथ, फ्रांस के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ। दोस्तों आपने हाल ही में पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने एक पर्यटन समझौता पर हस्ताक्षर किया, पर्यटन समझौता पर हस्ताक्षर किया था। एक एमओयू था दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन किया था, याद रखेगा। फ्रांस के साथ दोस्तों भारत की राफेल डील चल रही थी। ठीक है, यह भी चल रही थी। ओमान के साथ दोस्तों भारत ने अभ्यास नहीं किया, यह अभ्यास किया भारत ने जापान के साथ। जो पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास होता है यह किसके साथ होता है, यह भारत जापान के साथ किया। ठीक है, और एक आपने सुना होगा ईस्टर्न ब्रिज, जी हां दोस्तों, आपने सुना होगा ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, वो अभ्यास किसके साथ भारत करता है, तो याद रखेगा वो ओमान देश के साथ करता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हाल फिलहाल में बहुत सारे नौसैनिक अभ्यास किए गए, उन अभ्यास के बारे में दोस्तों यहां बताया जा रहा है। तो याद रखेगा पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास यह भारत जापान के साथ कर रहा है, एक तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसको याद रखेगा। 2018 में सब अभ्यास की शुरुआत किया गया था, इस बार 2022 में यह अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, कहां हो रहा है दोस्तों, तो कर्नाटक में एक जगह है बेलागवी। ठीक है, बेलागवी जिसे हम बेलगाम के नाम से जानते हैं, वहीं पर दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। 12 दिनों तक दोस्तों यह अभ्यास चलने वाला है, ये सारी बातें आप याद रखेगा, यहां पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे लिख रहा है डिफेंस से संबंधित कुछ अच्छे सवाल जरा सुनिए और ध्यान रखिए। डिफेंस से जुड़े कौन कौन से सवाल हाल फिलहाल में करंट अफेयर में चर्चा में रहे, नंबर 1 के सवाल है, ध्यान दीजिएगा। भारत किस देश के साथ पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास कर रहा है? तो जापान देश के साथ। एकदम आंख से आंख मिलाकर उत्तर दीजिए, जापान के साथ, ठीक है। किस देश ने भारतीय वायुसेना के साथ एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहु राष्ट्र वायु अभ्यास किया दोस्तों? तो ये यूके देश करता है भारत के साथ। भारत और किस देश ने पूर्वी ब्रिज अभ्यास किया है? तो ये ओमान देश ने किया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 6,70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दिया दोस्तों? तो पूरा नहीं सौंपा गया, अभी 70,000 सौंपा है। रूस ने 6 लाख का निर्माण किया जाएगा भारत के अंदर रायबरेली में। ये यही मैन्युफैक्चरिंग होगा 6 लाख का। 70,000 दोस्तों सौंप दिया गया है उस नियम के अनुसार, ठीक है, जो डील हुआ था भारत का। तो याद रखेगा रूस के साथ डील है। क्या नाम है राइफल का? नाम क्या है? असॉल्ट राइफल है AK-203, ठीक है, AK-203 याद रखेगा, ठीक है। नाटो सदस्य देशों का समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो नाटो में करीब 28 देश हैं दोस्तों, 28 देशों का समूह है। पिछले बार नाटो का जो समिट हुआ था ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और ये जो अभ्यास हो रहा है दोस्तों, ये भूमध्य सागर में अभ्यास किया जा रहा है, इसे भी याद रखेगा। दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को मिला दिया गया दोस्तों। 1971 के बाद से यह लौ लगातार जल रही थी, पहली बार दोस्तों इस लौ को मिलाया गया, ले जाकर के एक नई लौ क्रिएट किया गया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ, उसमें जाकर इस लौ को मिला दिया गया, याद रखेगा। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित दोस्तों? देखिए ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, ये दोनों तरह के ऑपरेशंस हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी जो BSF है वो चलाती है, याद रखेगा। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने अभी रक्षा समझौता किया? तो चीन की प्रशांत महासागर में बढ़त को रोकने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है। ये दोनों नाटो सदस्य देश हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने सिरकॉन और नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया है और सबमरीन से दागे जाने वाली मिसाइलों की भी टेस्टिंग किया है, वह देश रूस है, उसको भी याद रखेगा। इसी तरह का और मिसाइल सिस्टम है हॉसोंग 8, हॉसोंग 12, ये उत्तर कोरिया की मिसाइल है, ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। करा अभ्यास मिलन 2022 में 46 देशों का मेगा नौसैनिक अभ्यास जो होने जा रहा है उसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो उसकी मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। तो डिफेंस से जुड़े हुए दोस्तों ये सभी सवाल हाल फिलहाल में चर्चा में थे, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। आगे बढ़िए। आगे लिख रहा है सही जोड़े का मिलान कीजिए। फिर से कूट वाले सवाल आ गए दोस्तों। कौन सा दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। पहला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी नाम जानते होंगे, CV रमन जी का, उनकी याद में मनाया जाता है। हर साल 28 तारीख को दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। बलिदान दिवस दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आजाद जी की दोस्तों पुण्यतिथि, आजाद जी ने स्वयं अपने आप को दोस्तों क्या कर लिया था, इस धरती से मुक्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं अपने हाथ से अपने आप को अपनी जान ले लूं, ठीक है। तो अंग्रेजों के साथ मोर्चा लेते हुए दोस्तों उनका निधन हुआ था, याद रखेगा। बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 27 तारीख को है, याद रखेगा। वीर सावरकर जी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। भारत के अंदर मित्र मेला नामक एक संगठन तैयार किया और भारत के क्रांतिकारी में, भारत की आजादी में दोस्तों बहुत बड़ा योगदान रहा वीर सावरकर जी का, ठीक है। इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती दोस्तों 26 फरवरी को। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 24 तारीख को। इसको मैच कराइएगा, यहां पे आपका उत्तर होगा CDAB। CDAB दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, मतलब कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह के दिवस से भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां बहुत सारी बातें दी गई दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया, याद रखेगा। जैसे विज्ञान दिवस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार विज्ञान दिवस की जो थीम थी दोस्तों क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, मतलब एक जैसा दृष्टिकोण, ये इस बार का थीम था, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा एक दुर्लभ रोग दिवस भी मनाया गया भारत में, ठीक है। भारत में इवन पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस। ये किसी दिन नहीं मनाया जाता दोस्तों, फरवरी का जो आखिरी दिन होता है उस दिन चाहे जो पड़ जाए, ठीक है। लीप ईयर होगा तो तारीख 29 हो जाएगी, ठीक है, तो 29 तारीख मान लेंगे, चाहे जो दिन पड़ जाए उसी दिन दोस्तों यह दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से एक प्रोटीन दिवस मनाया गया दोस्तों, वो 27 तारीख को मनाया गया, ठीक है, प्रोटीन दिवस, तो उसको भी याद रखेगा। इस प्रोटीन दिवस की थीम थी खाद्य भविष्यवाद, ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा। चलिए
आगे चलते हैं दोस्तों। फरवरी के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं एक बार उनको अपने लपेटे में ले लीजिए, ठीक है, जरूरी है। पहला है 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय तट रक्षक बल दिवस मनाया जाता है, याद रखेगा, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और इस समय वर्तमान में भारत के अंदर आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई 49, ठीक है, 49, याद रखेगा। अंतिम में वही आपने बखीरा पक्षी अभयारण्य का नाम सुना होगा जो संत कबीर नगर वाला है, और एक और है दोस्तों खिजादिया गुजरात में। ये 2 ऐड किए गए, पहले 47 था, 47वें नंबर पे हैदरगढ़ को ऐड किया गया था, ठीक है, याद रखेगा, और लास्ट में इन दोनों को किया गया तो टोटल संख्या 49 हो गया है। 2 फरवरी को दोस्तों आर्य जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 8 तारीख को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 तारीख को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, प्लस साथ ही साथ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दलहन के साथ कृमि मुक्ति याद रखेगा। 11 तारीख को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी इसको घोषित किया गया है। 13 तारीख को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता 8 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता, जबकि भारतीय महिला दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 तारीख को मनाया जाता। सरोजिनी नायडू जी का दोस्तों दिन जयंती है इसी की याद में। 20 फरवरी को दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 तारीख को विश्व चिंता दिवस मनाया जाता है। इस बार दोस्तों चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। एक शब्द है एंग्जाइटी, इंग्लिश में एंग्जाइटी है, हिंदी में उसी शब्द को चिंता कहते हैं, वो भी याद रखेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 तारीख को, बलिदान दिवस 27 तारीख को, वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि 26 तारीख को। 26 को एक और याद रखेगा, दयानंद सरस्वती जी की भी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में किया था, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये 24 तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों इतने दिवस हैं जो कि फरवरी माह के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में दिवस से भी सवाल बनते हैं और कहीं ना कहीं ये सभी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक बार आप कोर्स जरूर ट्राई करिए प्लीज। अगर आपको थोड़ा सा भरोसा है, बिलीव है, तो हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स जरूर लीजिए दोस्तों। जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि अब स्टडी 91 आपको सुविधा देता है कि आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके दोस्तों अपनी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, बिना इंटरनेट की समस्या के, किसी बफरिंग इशू की समस्या के। आप पूरी तैयारी कीजिए। अब तो स्टडी 91 की किताबें भी मार्केट में आ चुकी हैं, तो अपने नियर बाई बुक स्टॉल पे जाइए, वहां किताबें मांगिए, आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप ऑनलाइन भी किताबों का ऑर्डर कर सकते हैं। अगले 3-4 दिनों में ये किताबें आपके घर तक चली जाएंगी। क्या बात है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में किस स्थान पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है? जी हां दोस्तों, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहां स्थापित किया जा रहा है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो लिख रहा है इंदौर में, नासिक में, सिंधुदुर्ग में, नोएडा में, ठीक है। तो बता दूं आपको, अभी हाल ही में इंदौर में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ा, जैसे इंदौर जो सेंट्रल जेल है दोस्तों, इंदौर सेंट्रल जेल को दोस्तों अपना एफएम मिला, अपना एफएम मिला। सेंट्रल जेल को क्या मिला? अपना पहला एफएम मिला, आपने पढ़ा। इसी इंदौर में दोस्तों एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। लता मंगेशकर जी का भी देहांत हो गया था, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था, तो याद रखेगा इसी इंदौर में क्या बनाया जा रहा है? एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, म्यूजियम बनाया जा रहा है, प्लस एक संगीत अकादमी भी खोली जा रही है दोस्तों। याद रखेगा, संगीत अकादमी भी खोली जा रही है, ठीक है। याद रखेगा गेल के सहयोग से दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से हाइड्रोजन गैस, याद रखेगा हाइड्रोजन गैस सम्मिश्रण के लिए दोस्तों एक संयंत्र भी यहीं पे लगाया जा रहा है। और अभी हाल ही में मोदी जी ने गोवर्धन संयंत्र, जी हां दोस्तों, गोवर्धन संयंत्र की आधारशिला भी दोस्तों कहां रखी? याद रखेगा यहीं इंदौर में रखा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर फिलहाल नहीं है, याद रखेगा। नासिक भी नहीं दोस्तों, सिंधुदुर्ग आपका सही उत्तर है। नोएडा भी नहीं दोस्तों, नोएडा भी चर्चा में चल रहा था, यहां पर पॉड टैक्सी की शुरुआत किया गया था। क्या? पॉड टैक्सी चला गया था, ड्राइवर रहित टैक्सी दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। यहां आपका उत्तर होगा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जो स्थान है दोस्तों, ये भी आपका महाराष्ट्र में है, याद रखेगा। सिंधुदुर्ग कहां दोस्तों? यह भी आपके महाराष्ट्र में है, जहां पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है। एमएसएमई क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा माइक्रो स्मॉल, आप हिंदी में कहते हैं ना कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, ठीक है, उसकी तरफ से यह केंद्र बनाया जा रहा है, जिसके मंत्री कौन है दोस्तों? नारायण तूती राणे जी। कौन है? नारायण तूती राणे जी इसके मंत्री हैं। और याद रखेगा सिंधुदुर्ग में लगभग 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दोस्तों इस एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की जो घोषणा की गई है, इसको बनाया जा रहा है,
रहा है दोस्तों, इसको याद रखेगा। अच्छा, इसको बनाने से क्या होगा दोस्तों, इसको विशेष रूप से डेवलप किया जा रहा है ताकि जो एमएसएमई उद्योग वाले क्षेत्र हैं, उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, उनको बढ़ावा मिल सके, रोजगार क्षमता बढ़ सके। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है, एकदम बेहतरीन चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लेसेस से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं जो जगह के नाम पर दोस्तों बड़ा फेमस रहता है। जैसे मैं कह दूं कि भारत में किस स्थान पर एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा दोस्तों एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से। तो यह बन रहा है सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में, इसको आप याद रखेगा। दूसरा सवाल है, केरल का पहला कारवां पार्क कहां बन रहा है, तो यह पार्क केरल के इडुक्की जिले में बनाया जा रहा है, यह भी याद रखने वाली बात है। ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड 1 किलोमीटर के क्षेत्र में दोस्तों जितने भी लोग ओलंपिक में, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक रहा हो, चाहे पैरा ओलंपिक रहा हो दोस्तों, जितने भी खिलाड़ियों ने जीत हासिल किया उनकी मूर्तियां, उनके प्रशस्ति पत्र यहां पे लगाया जा रहा है दोस्तों, नई दिल्ली में बन रहा है, इसको याद रखेगा। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के अभी 3 जगहों का नाम चेंज कर दिया। वो 3 जगहों में होशंगाबाद का नाम आता है, शिवपुरी का नाम आता है और बाबई का नाम आता है। ठीक है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुदान संस्थान का दोस्तों अभी एक इसका जो सेमिनार चला था उसमें मोदी जी गए हुए थे। मोदी जी जब रामानुजाचार्य की मूर्ति का उद्घाटन करने हैदराबाद गए थे, वहीं पर जाकर दोस्तों इसका भी उद्घाटन समारोह में हिस्सा ले, क्योंकि 50वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। आपको ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो तेलंगाना हैदराबाद में है, यह आप याद रखेगा। पीएम मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा, खड़ी नहीं बैठी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों मोदी जी ने। कहां पर, तेलंगाना के राजधानी कह सकते हैं हैदराबाद। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया, तो जेरी हैमलेट को। किसे, जेरी हैमलेट, ये पहला दूध गांव बना दोस्तों। जेरूसलम में एक जगह है इलियट, उसी इलियट में दोस्तों एक प्रतियोगिता चल रहा था मिस यूनिवर्स का। ठीक है, जो खिताब हमारी भारतीय महिला ने जीता दोस्तों, जिनका नाम है हरनाज संधू, पूरा 21 साल बाद जाकर दोस्तों यह खिताब भारत ने जीता है। इसके पहले मिस यूनिवर्स का खिताब लारा दत्ता ने जीता था सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में, उसके पहले सुष्मिता सेन ने जीता था, याद रखेगा। इस बार किसने जीता, तो इस बार जीता है किसने, हरनाज संधू ने, हरियाणा चंडीगढ़ की रहने वाली है दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा, ये प्रतियोगिता दोस्तों कहां हो रहा था, इजराइल में हो रहा था, याद रखेगा। 17वें नंबर की ये हो रही थी। ठीक है, करा पेरुनल दावत दोस्तों कहां से संबंधित है, केरल से संबंधित। और आखिरी सवाल है, हाल ही में किस राज्य में एक चाय पार्क की स्थापना किया जा रहा है, तो चाय पार्क बन रहा है आपके असम राज्य में, यह भी याद रखेगा। तो प्लेसेस से जुड़े हुए, स्थानों से जुड़े हुए दोस्तों करंट अफेयर में ये हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, इनको एक बार रिवीजन करिए। स्टडी 91 यही स्पेशल चीज आपको देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा सोलर से चलने वाली रेलवे के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन कभी सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में नहीं सुना होगा। यह रेलवे की पहली सौर ऊर्जा संयंत्र है जो बनाई जा रही है मध्य प्रदेश के बीना में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बीना में दोस्तों इसको बनाया जा रहा है। और ये किशनगंज जो है दोस्तों, ये आपके दिल्ली में है दोस्तों। हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा कि रेलवे के द्वारा एक अकादमी, एक कुश्ती अकादमी का स्थापना किया जा रहा है दोस्तों। और ये कुश्ती अकादमी का स्थापना कहां किया जा रहा है, कुश्ती अकादमी का स्थापना ये किशनगंज में ही किया जा रहा है दोस्तों, इसको याद रखेगा। बाकी सूरत की बात करें दोस्तों, तो जो आपका बुलेट ट्रेन चलने वाली दोस्तों, बुलेट ट्रेन याद रखेगा, ये अहमदाबाद को जोड़ेगी किसके साथ, मुंबई के साथ। अहमदाबाद को किसके साथ जोड़ने वाली दोस्तों, मुंबई के साथ जोड़ने वाली है। इसके बीच में जो पहला स्टेशन डिसाइड हुआ है, वो स्टेशन डिसाइड हुआ है सूरत स्टेशन। कौन सा, सूरत। इस बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनने जा रहा है सूरत स्टेशन। रानी गंडोली स्टेशन दोस्तों ये आपके मणिपुर में स्थित है। पहली बार दोस्तों मणिपुर में ट्रेन भी चलाई गई। ठीक है, वो रास्ता बनकर तैयार हो गया, लगभग 14,000 करोड़ की लागत से दोस्तों ये बनकर तैयार हुआ। 150 से अधिक पुल यहां बनाने पड़े, सुरंग है यहां पर। ठीक है, और तब जाकर इस स्टेशन तक हमारी रेलवे पहुंच पाई है। तो ये भी चर्चा में रहा। फिलहाल आपका उत्तर बीना हो जाएगा, और बीना जो है दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में है, इसको भी याद रखेगा। इसी बीना में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। अच्छा, ये सौर ऊर्जा संयंत्र से जो बिजली पैदा होगी ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे को दी जाएगी। किसको दी जाएगी, रेलवे को दी जाएगी। यहां पर यही सारी बातें लिखी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों रेलवे से जुड़े अच्छे सवालों पर। रेलवे से कौन कौन से अच्छे सवाल करंट अफेयर में हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़े थे, एक बार मैं आपको याद दिला दूं तो जरा ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र यह बीना मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। पहली बार दोस्तों इस सौर संयंत्र से जो भी बिजली पैदा होगी वो सीधे रेलवे को दे दी जाएगी, ये आप याद रखेगा। दूसरा सवाल है देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कौन बना रहा है दोस्तों, तो रेलवे बना रहा है। किशनगंज नई दिल्ली में यह बनाया जा रहा है, ठीक है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड जो एक स्पीड रेल कॉरिडोर जो बन रहा है दोस्तों, जिस पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, इसके बेस में पहला स्टेशन जो फाइनल हुआ सूरत फाइनल हुआ, यह भी आप याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची, वही रानी गोंडोली स्टेशन मणिपुर में पहुंची। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन याद रखेगा। भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए, क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव जी, आईटी मिनिस्टर भी यही हैं, ठीक है। तो करा दोस्तों भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पर्यटन में ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत किया दोस्तों, अश्वनी वैष्णव जी ने शुरू किया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन दोस्तों जो मध्य प्रदेश में, उसका नाम बदल दिया गया, कर दिया गया टंट्या मामा रेलवे स्टेशन। क्या किया गया? टंट्या मामा। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया? मतलब कई ब्रेक में दोस्तों पहाड़ी एरिया है दोस्तों मणिपुर का, वही रानी गोंडोली स्टेशन बनाने के दोस्तों वहां तक गाड़ी पहुंचाने के लिए, रेलवे पहुंचाने के लिए काम करने पड़े, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की? बताइए। आप जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार लड़ाई चल रही दोस्तों, और भारत की सरकार की तरफ से दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया गया ताकि यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित अपने देश लाया जा सके। ऐसे मौके पर अगर हमें किसी की याद आती है तो याद आती है सुषमा स्वराज जी की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी और उनके द्वारा कई ऐसे संकट के समय भारतीयों की मदद की गई। एक एक ट्वीट का जवाब देने वाली जबरदस्त मंत्री रहे दोस्तों सुषमा स्वराज। आज उनकी मुझे एक बात याद आ गई, सच कहूं सैल्यूट करने का मन कर रहा है। सुषमा स्वराज जी ने एक ट्वीट किया था कि अगर हमारे देश का कोई नागरिक मंगल ग्रह से भी आवाज लगाएगा ना तो भी भारतीय सेना जाएगी, उसे मंगल ग्रह से लेके आएगी। ये जज्बा होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए हमारे नेताओं में, ठीक है, ना कि बात बात पे लड़े झगड़े। देश का विकास ऐसे होता है यार। आज हमारे बीच सुषमा स्वराज जी नहीं है, लेकिन उनकी बातें हमेशा हमेशा के लिए अमर है, ठीक है। खैर आइए मैं आपको यहां लेके आता हूं दोस्तों। यहां पे जो ऑपरेशन चलाया गया, यह ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन गंगा। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन विजय जो था, ये कारगिल की जब लड़ाई चल रही थी उस समय भारतीय सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री दोस्तों नेपाल के समय चलाया गया था। नेपाल में जब भूकंप आया था उस समय ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। ऐसे अलग अलग समय में चीजें हुई हैं, ठीक है। यहां पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन गंगा चलाया गया, याद रखेगा, और सकुशल उनकी वापसी कराई गई। इस मौके पर दिल्ली एयरपोर्ट पर दोस्तों जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, मतलब काफी देर वहां दिल्ली मौजूद रहे, यात्रियों से मिलने के लिए, मुलाकात किया। ज्योतिराज सिंधिया का नाम सुना होगा दोस्तों, वर्तमान में वो जो है विमानन मंत्री हैं, ठीक है, वो भी वहां मौजूद रहे। वी मुरलीधरन का नाम सुना होगा, वो राज्य मंत्री, उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, वो भी वहां मौजूद रहे। तो ये सारी चीजें हैं। भारत सरकार दोस्तों इस तरह से काम कर रही है, काफी अच्छा प्रयास है। ऑपरेशन गंगा जरूर याद रखेगा, ये आपसे परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें यहां दी गई हैं ऑपरेशन गंगा के बारे में, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहां पर अगर जरूरत आपको महसूस हो तो, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों डिफेंस से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल पर, ठीक है, जो आपके लिए अच्छे सवाल होंगे। पहला सवाल कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार की तरफ से जो मिशन चलाया गया उसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा है, ठीक है। ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया, ठीक है, याद रखेगा, सकुशल वापसी के लिए। भारत किस देश के साथ पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास कर रहा है? तो जापान के साथ कर रहा है। किस देश के साथ? जापान के साथ अभ्यास होता है। भारतीय वायुसेना ने, याद रखेगा, एक्स कोबरा वॉरियर अभ्यास जो किया है ये यूके के साथ किया है। और पूर्वी ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास जो है दोस्तों, ये भारत ओमान देश के साथ करता है, ठीक है। हाल ही में भारत को सभी अनुबंधित, वैसे तो डील हुई थी 6,70,000 राइफल्स की, बट 70,000 राइफल्स रूस ने हमें दे दिया है। राइफल का नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल्स। बाकी के 6 लाख राइफल जो है वो रायबरेली में बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है नाटो सदस्य देशों ने समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 कहां करने जा रहे हैं दोस्तों? जितने भी नाटो मेंबर हैं, कुल 28 देश हैं, ये जो अपना अभ्यास करेंगे ये भूमध्य सागर में करने जा रहे हैं, ये भी याद रखेगा। दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की
की लौ को किसमें मिला दिया गया, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ में दोस्तों इस अमर जवान ज्योति की लौ को मिला दिया गया, जो लगभग 1971-72 के दौरान से लगातार जलते आ रही थी। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा हो या ऑपरेशन गर्म हवा, यह हमारे बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है, याद रखेगा। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दोस्तों एक रक्षा समझौता किया है, ताकि चीन के द्वारा दोस्तों जो बढ़त ली जा रही है प्रशांत महासागर में वो रोका जा सके, याद रखेगा। सिरकॉन नाम का दोस्तों एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया रूस ने, और पनडुब्बी से भी मिसाइल दागा दोस्तों रूस ने चेक किया है। ये उसी से संबंधित सवाल है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों डिफेंस में इस तरह से सवाल मैं अपडेटेड आपको देते जाता हूं। करंट अफेयर में जितने भी नए नए सवाल जुड़ते जाते हैं वो यहां ऐड होते जाते हैं, पुराने सवाल नीचे की तरफ रहते हैं, ताकि एक बार में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकें, चीजें आपको बेहतर ढंग से याद हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन बनाया? जी हां दोस्तों, पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन, ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हमने बहुत सारी बातें सुनी थी, जैसे हमने सिंगल डोज वैक्सीन के बारे में सुना था, सिंगल डोज वैक्सीन के बारे में सुना था, जिसे बनाया था रूस ने। उस वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक, स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक नाम था दोस्तों, याद रखेगा। स्पुतनिक नाम था, ऐसे गलत हो गया, स्पुतनिक ऐसे रहेगा स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों याद रखेगा, जानवरों के लिए सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाया? जानवरों के लिए वैक्सीन किसने बनाया? तो वो भी रूस ने बनाया था। एक वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दिया था, नाम था सिनोवैक वैक्सीन। क्या नाम था? सिनोवैक वैक्सीन। दोस्तों ये कहां की वैक्सीन थी? चर्चा में थी, याद रखेगा, चीन की वैक्सीन थी। ठीक है, बाकी भारत की तरफ से कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, ये बनाया गया था। ठीक है, सब डीएनए वैक्सीन के रूप में जाने जाते हैं। यहां जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कनाडा। जी हां दोस्तों, कनाडा वह देश है जिसने पौधे से एक वैक्सीन बनाया, जो कि दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन है जो पौधे से निर्मित किया गया है। ठीक है, यहां बहुत सारी बातें दी गई हैं। वैक्सीन को अधिकृत करने का निर्णय 24,000 वयस्कों पर एक अध्ययन के बाद किया गया। इसके जो परिणाम थे दोस्तों, ये ज्यादातर दोस्तों सफल आए रहे। जो भी थोड़ा बहुत इसमें साइड इफेक्ट मिले, वो साइड इफेक्ट में ये थे कि हल्की थकान और बुखार ही इसके लक्षण थे, जो कि एक जनरल लक्षण है, बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी। तो कनाडा ने दोस्तों ये टेस्टिंग किया है और ये खोज किया, तो इसको भी आप याद रखेगा। इस वैक्सीन को जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया कोविफेंज का। क्या? कोविफेंज का नाम दिया गया, ये भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों फिर से एक बार सवाल आ रहा है, भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार कौन कौन सी चीजें आई हैं? जब जब कोई ऐसा सवाल मिलता है तो मैं आपकी सीरीज को अपडेट करता हूं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल, किस देश ने पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन बनाया है? तो वह देश है कनाडा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित देश है कनाडा, याद रखेगा, राजधानी ओटावा है। ठीक है, यह कनाडा के द्वारा पौधे से निर्मित वैक्सीन बनाया गया, जिसका नाम दिया गया कोविफेंज। क्या नाम दिया गया? कोविफेंज नाम दिया गया। ठीक है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो बनाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में हर साल लगभग 2 लाख टन ई कचरा निकलता है, उसीलिए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया, क्या? ई वेस्ट इको पार्क बनाने का। देश के बाहर पहला अपना आईआईटी दोस्तों जो बना रहा है भारत, वो कहां बन रहा है? अभी तक जितने भी आईआईटी खुले हैं वो देश के अंदर हैं, पहली बार देश के बाहर भी आईआईटी खोला जा रहा है, वह देश है यूएई देश। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात देश। ठीक है, नौका सेवाओं के लिए दोस्तों पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन ये जो लॉन्च किया गया, किस सरकार ने लॉन्च किया? तो असम सरकार ने लॉन्च किया है। ये असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों ये बनाया गया। ठीक है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला केबल ब्रिज कहां बना रही है? तो जम्मू कश्मीर में पहले केबल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला, एक रैपिड प्रयोगशाला है, चलती फिरती प्रयोगशाला। क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि पशुओं से, जीव जंतुओं से जो रोग मानव तक आते हैं उसी की टेस्टिंग के लिए दोस्तों यह लैब बनाई जा रही है, जो घूम घूम कर ऐसे टेस्टिंग करेगी। नितिन गडकरी द्वारा किस नदी पर जो है रेल सह सड़क पुल का निर्माण किया गया या उसका उद्घाटन किया गया? उसका उद्घाटन किया गया गंगा नदी पर, बिहार में, याद रखेगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद थे, बेगूसराय के पास में उसका उद्घाटन किया गया। नागरिक क्षेत्र में दोस्तों हवाई ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वह देश है इजराइल, जो सिविलियन क्षेत्र में भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति दिया है। किस सेंट्रल जेल ने अपना पहला एफएम रेडियो चैनल लॉन्च किया? तो वह सेंट्रल जेल है इंदौर सेंट्रल जेल, यह भी याद रखिए। अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल पूछे स्किल यूनिवर्सिटी कहां बन रही है तो बताइएगा असम में बन रहा है। अगर पूछे स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कहां बन रही है तब बताइएगा कर्नाटक में बन रही है। ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए।
करा वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रूस में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों इस सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी मोदी जी ने स्वयं ट्वीट करके दोस्तों बधाई दिया, तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। और दोस्तों काफी दिनों बाद जाकर के किसी ने वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और यहां जितने भी नाम है ना, इन सभी लोगों ने कभी न कभी वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बट इस बार जो जीता है वो जम्मू कश्मीर के रहने वाली सादिया तारिक ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, शादिया प्रवीण कुमार पहले जीत चुके हैं, एन वांगसु जीत चुके हैं, पूजा कजादिया जीत चुकी हैं, और जो है सोनू कुमार जीत चुके हैं, कई लोग हैं, ठीक है। यहां पे याद रखें दोस्तों, सादिया तारिक हो जाएगा। सादिया तारिक ने भारतीय वुशु खिलाड़ी जो चैंपियनशिप था दोस्तों, उसी स्टार चैंपियनशिप ये जीत लिया है। रूस के मास्को में इस गेम का आयोजन किया गया था। ये सभी बातें आप याद रखिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम अपने खेल वाले सवालों को अपडेट करते हुए आपके सामने कुछ सवाल और देते हैं। आप भी एक बार देख लीजिए क्योंकि यही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला, वुशु लिखेगा, सु नहीं होता दोस्तों, वुशु लिखेगा। वुशु स्टार चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जम्मू कश्मीर के रहने वाली सादिया तारिक ने जीता है। किस भारोत्तोलक ने सिंगापुर में वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल्स का गोल्ड मेडल जीता? तो यह जीता है मीराबाई चानू ने, जो कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप दोस्तों ये कहां खेली जा रही है, आयोजित की जाएगी? तो नागालैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय खिलाड़ी ने, जो सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी, उन्होंने हरा दिया? इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। हाल ही में 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता? तो याद रखेगा, कुल 37 मेडल जीता है नॉर्वे देश ने, 27 मेडल जीता है जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी ने, और बाकी 15 मेडल के आसपास जीता है दोस्तों चीन ने। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करा है कि हाल ही में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियनशिप किसने जीता है? इनका नाम है कार्लोस अल्काराजू। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो पुरुष टीम ने जीता है, हरियाणा की टीम है, महिला वाली टीम केरल की है। ये दोनों आप याद रखेंगे। प्रथम श्रेणी के पहले मैच में दोस्तों 13 शतक किसने जड़ दिया? 341 रन बना दिया साकिब उल गनी ने, जो बिहार के रहने वाले हैं, साकिब उल गनी, याद रखेगा दोस्तों। करा किस फुटबॉल क्लब ने 2021 में फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इस क्लब का नाम है चेल्सी क्लब। क्या नाम है? चेल्सी क्लब नाम है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ESPN क्रिक इन्फो में टेस्ट बैटिंग का अवार्ड जीता है? इनका नाम है ऋषभ पंत। तो ये भी सवाल याद रखिएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर की सिलसिला में दोस्तों इस तरह से हम लोग रोज कुछ ना कुछ अपडेट देते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से तैयारी भी हुई होगी। दोस्तों हम लोगों के द्वारा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जाते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी किताबों को भी खरीद सकते हैं, जो कि किसी एडिशनल चार्ज के बिना ये किताबें आपके घर तक पहुंचाई जा रही हैं, ठीक है। तो परेशान ना हो, हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।